तो देखें, कल हमने इस फॉर्मूले की डेरिवेशन की थी। पोटेंशियल एनर्जी का ये फार्मूला हमने ड्राइव किया था, U इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर। इसमें जी जो है ये न्यूटन्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, कैपिटल एम अर्थ का मैस है, स्मॉल एम उस ऑब्जेक्ट का मैस है कि जिस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है, और ये आर उस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, उस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है कि जिस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है। यानी जिस ऑब्जेक्ट का मैस ये स्मॉल एम है, उसी ऑब्जेक्ट का जो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस है उसको स्मॉल आर का नाम दिया हुआ है। लिखा भी आपके सामने, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। अच्छा, कल मैंने आपको बस जल्दी जल्दी में एक चीज बता दी थी क्योंकि मीटिंग का टाइम खत्म हो चुका था। वो मैंने आपको ये बताया था कि यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो शो करता है कि अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये अट्रैक्टिव फोर्स है। आज हम इसी चीज को समझते हैं और थोड़ा सा इस फार्मूले का ऑपरेशन भी करते हैं कि ये फार्मूला क्या क्या चीजें हमें बता रहा है। सबसे पहले तो देखें, मैंने आप स्टार्ट में ही आपसे सवाल पूछा था कि पोटेंशियल एनर्जी का एक जब फार्मूला mgh मौजूद है तो उस फार्मूले के होते हुए ये दूसरा फार्मूला हमने क्यों ड्राइव किया। तो वहां पे जल्दी जल्दी में बस मैंने आपको इतना ही सिर्फ बताया था कि असल में ये फार्मूला सिर्फ उस जगह पे इस्तेमाल किया जा सकता है कि जहाँ पे अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी कांस्टेंट हो। लेकिन जब हम लॉन्ग डिस्टेंसेस में मूव करते हैं तो अर्थ की फोर्स ऑफ ग्रेविटी वहां पे कांस्टेंट नहीं रहती, इसलिए वो फार्मूला फिर वैलिड नहीं रहता। तो अब एक नए फार्मूले की जरूरत पड़ी, सो ये नया फार्मूला हमने ड्राइव कर लिया। एक रीजन तो ये, एक रीजन और भी है जो अगर उस वक्त मैं आपको बताता आपको कुछ समझ ना आती। अब जरा देखें वो दूसरी रीजन। दूसरी रीजन ये है कि असल में, अब जरा गौर से सुनिएगा, अब आपको सही तरह फर्क पता चलेगा इन दोनों फार्मूलाज में। दूसरी रीजन ये है कि ये वाला जो फार्मूला है, ये फार्मूला असल में सिर्फ हम उस वक्त यूज करते हैं कि जब हमें पोटेंशियल, दो पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस चाहिए होता है। दो पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस रिक्वायर्ड होता है। अब जब हम यहाँ पे देखें, एच की जगह एच की वैल्यू पुट करते हैं, ये एच क्या होता है कि जिस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है उस पॉइंट की अर्थ की सरफेस से हाइट। तो भाई जब स्मॉल एच अर्थ की सरफेस से हाइट है तो इसका मतलब है ये फॉर्मूला जो हमें पोटेंशियल एनर्जी देगा वो पोटेंशियल एनर्जी नहीं देगा उस पॉइंट की, बल्कि उस पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी और अर्थ की सरफेस की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देगा। उस पॉइंट की, उस स्पेसिफिक पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी नहीं देगा कि जिस पॉइंट के लिए हाइट की हमने वैल्यू एच पुट की थी। समझ आ गई है? यही चीज मैंने यहां पे लिख भी दी है कि दिस फार्मूला गिव्स ओनली डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, कि ये फार्मूला जो है अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी और उस पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देता है। सवाल ये है फिर कि अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट की एग्जैक्ट पोटेंशियल एनर्जी हमने फाइंड करनी है, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है, तो क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। मतलब ये कि अगर ये अर्थ है और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है यहां तक, और यहां एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पे अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं mgh, तो इतनी हाइट h है, तो ये mgh तो हमें क्या बताता है, अर्थ की सरफेस और पॉइंट पी की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस बताता है। तो अगर पॉइंट पी की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो अब क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। अब गौर से सुनिएगा, रिक्वायरमेंट्स ये हैं कि हमें जीरो पॉइंट का पता होना चाहिए, यानी उस पॉइंट का पता होना चाहिए कि जिस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली जीरो हो जाती है। अर्थ की सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली जीरो नहीं होती। क्यों? देखें जरा, इसी फार्मूले से देख लें। इसी फार्मूले को अगर मैं मॉडिफाई करता हूं, अगर r से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूं तो बनेगा जी एम एम बाई आर स्क्वायर इंटू आर। अब ये जी एम एम बाई आर स्क्वायर क्या है, ये क्या है, ये तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है न्यूटन लॉ के मुताबिक। तो लिहाजा इस जी एम एम बाई आर स्क्वायर की जगह मैंने क्या लिखा, एफ जी इंटू आर। एफ जी क्या है, एफ जी है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, जबकि ये बाहर वाला जो आर था वो एज इट इज मैंने लिख दिया। अब इस फार्मूले को यूज करें और इस फार्मूले को यूज करके देखें कि पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली जीरो उसी वक्त होगी कि जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाए। अब मुझे बताएं, क्या अर्थ की सरफेस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो होती है। अगर ये मार्कर मैं अर्थ की सरफेस के ऊपर रख दूं, सपोज ये नो अर्थ की सर। सरफेस है, सपोज करें मेरा हाथ अर्थ की सरफेस है, मार्कर को मैं अर्थ की सरफेस के ऊपर रख देता हूं, तो क्या अर्थ की सरफेस के ऊपर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो गई है इस मार्कर पे।
नो सर। बिल्कुल भी नहीं। अगर अर्थ की सरफेस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो होती तो इसका वेट जीरो होता, क्योंकि फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेट ही तो होती है। तो अगर अर्थ की सरफेस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो होती तो अर्थ की सरफेस पे इसका वेट जीरो होता। लेकिन अर्थ की सरफेस पे इसके वेट का जीरो ना होना इस चीज का प्रूफ है कि अर्थ की सरफेस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो नहीं है। ठीक है, तो जब अर्थ की सरफेस पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो नहीं है तो इस मार्कर की अर्थ की सरफेस के ऊपर पोटेंशियल एनर्जी भी एग्जैक्टली जीरो नहीं है। तो फिर कहां पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी? देखें फार्मूला तो यही बता रहे हैं। इन्फिनिटी Yes, तो हम ये कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। अभी एक खामोशी से सुने ना, अभी खामोशी से सुने, बाद में सवाल पूछें। अभी सुने सिर्फ खामोशी से। तो ये फार्मूला में ये बता रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो उसी वक्त होगी कि जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाए। और फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो कहां होती है? हमें पता है कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी इन्फिनिटी पे जीरो होती है। यानी जब इस मार्कर को मैं अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाऊंगा, तो जब मार्कर को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाऊंगा, इन्फिनिटी पे ले जाऊंगा, तो वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। और जब वहां पे फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाएगी तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। यही चीज मैं लिख देता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो एट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी। तो अब यहां से हमें पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी जीरो सिर्फ और सिर्फ इन्फिनिटी पे ही होती है, और कहीं पे भी पोटेंशियल एनर्जी एग्जैक्टली जीरो नहीं होती। तो जब इन्फिनिटी में पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है तो इसका मतलब है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की मेजरमेंट के लिए रेफरेंस पॉइंट होगा इन्फिनिटी। ठीक है, इसलिए ये वाला फार्मूला यूज नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पे रेफरेंस पॉइंट की कोई बात नहीं हो रही। ठीक हो गया, तो इसलिए फिर नया फार्मूला ड्राइव करने की जरूरत पेश आई। अब ये वाला फार्मूला जो है ये हमें इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट से पोटेंशियल एनर्जी देगा। अब देखें इस फार्मूले से भी क्लियर है कि इन्फिनिटी पे वाकई पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी। कैसे इससे क्लियर है? देखें, जब हम इन्फिनिटी की बात करेंगे, जब कोई पॉइंट इन्फिनिटी पे मौजूद होगा तो उसका डिस्टेंस अर्थ की सरफेस से, ये आर जो है ये भी तो इन्फिनिट डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज मैं लिख देता हूं, एट इन्फिनिटी आर विल बी इक्वल टू इन्फिनिट। तो जब r इन्फिनिट हो जाएगा तो यहाँ पे जब मैं r की जगह इन्फिनिटी पुट करूंगा तो एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी जीरो, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू जीरो एट इन्फिनिटी। ठीक है, सो पोटेंशियल एनर्जी विल बी जीरो। ये चीज क्लियर हुई? हाँ जी, यस यस सर। ओके। तो अब यहाँ पे इस पूरी ये जो सब कुछ मैंने लिखा है, इस पूरी बहस में मैंने सिर्फ ये चीज आपको समझाई कि उस फार्मूले के होते हुए हमें पोटेंशियल एनर्जी के नए फार्मूले की जरूरत क्यों पड़ी। तो अब यहाँ से क्लियर हो गया कि वो फार्मूला सिर्फ पोटेंशियल एनर्जीज का डिफरेंस देता है। वो फार्मूला सिर्फ अर्थ की सरफेस के रिस्पेक्ट से, या कोई भी सरफेस है, सिर्फ अर्थ की सरफेस ही नहीं, कोई भी सरफेस है, किसी भी सरफेस के रिस्पेक्ट से किसी दूसरे पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस देगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो फार्मूला है ये हमें किसी पॉइंट की एग्जैक्टली एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी बताता है। इन्फिनिटी के रिस्पेक्ट से, जीरो पॉइंट के रिस्पेक्ट से ये पोटेंशियल एनर्जी बताता है, जबकि वो जीरो पॉइंट के रिस्पेक्ट से पोटेंशियल एनर्जी नहीं बताता। ठीक हो गया जी, इसका ले लें आप लोग स्क्रीनशॉट, क्योंकि ये मैं मिटाने वाला हूं इसको मजीद। अब मैं अब थोड़ा सा उस फार्मूले का ऑपरेशन करता हूं। अभी तक तो सिर्फ मैंने आपको इस फार्मूले की जरूरत बताई है, अब थोड़ा सा उसका ऑपरेशन भी करते हैं। सर मेरा क्वेश्चन था। जी पूछें। सर जब काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है तो सर हमने 10th में पढ़ा था कि उस वक्त पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, तो सर उस वक्त नहीं हम कह सकते कि वो जीरो हो गई है। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसका ये मतलब है कि सपोज करें ये डस्टर है, इस डस्टर को अगर मैं ऊपर फेंकता हूं तो जब मैंने इसको ऊपर फेंका तो उस वक्त इसको मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी मैंने प्रोवाइड की। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होती पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जा रही है, काइनेटिक एनर्जी कम होती जा रही है। और जब पीक पॉइंट पे पहुंचेगा तो सारी की सारी काइनेटिक एनर्जी जो मैंने प्रोवाइड की थी वो सारी इसमें पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो चुकी है। तो अब टॉप पे जाके काइनेटिक एनर्जी जीरो और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो चुकी होगी। ठीक है, ये इसका मतलब है, ये नहीं कि हमेशा ही नहीं ऐसा होता। ओके सर। अच्छा हो गया, इसे साफ कर दूं मैं? आमना, आप बीच में से आई थिंक आपका नेट इशू हो गया था, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं से साफ करूं बोर्ड को। फिर आमना आपसे मुखातिब हूं मैं। सर ले लिया स्क्रीनशॉट। ओके
अच्छा जी, अब ये सारी चीज मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से। अब ये जो कुछ मैंने लिखा है पढ़ लीजिएगा, अब मुझे सब पढ़ के अब सुनाने नहीं होता। अच्छा जी, अब जरा इस फार्मूले के रिस्पेक्ट से हम देखते हैं कि हायर पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी और लोअर पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच वाले फार्मूले के रिस्पेक्ट से तो देख लिया था, लेकिन वंस अगेन आई एम टेलिंग यू कि वो फार्मूला अर्थ की सरफेस के रिस्पेक्ट से या किसी भी सरफेस के रिस्पेक्ट से पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस दे रहा था। ये फार्मूला एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी दे रहा है। तो अब इस फार्मूले के रिस्पेक्ट से देखते हैं कि हायर पॉइंट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी और लोअर पॉइंट की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में क्या डिफरेंस होगा। मींस के हायर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी। तो देखें ये अर्थ वंस अगेन, और ये अर्थ का सेंटर, एंड दिस इज अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक हो गया। और यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स ले लेता हूँ। इस पॉइंट को मैं नाम दे देता हूँ ए का, एक दूसरा पॉइंट है इसे मैं नाम दे देता हूँ बी का। पॉइंट ए का जो अर्थ की सरफेस के अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसे मैं नाम दे देता हूँ आर ए का, और पॉइंट बी का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूँ आर बी का। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब जरा देखते हैं हम, मुझे ये बताएं, ये जो आपके सामने फिगर ड्रा हुई है इसको देख के मुझे बताएं आर ए बड़ा है या आर बी बड़ा है। आर बी। आर बी बड़ा है, सो आर ए इज ग्रेटर देन आर बी। अच्छा, आप खुद मुझे बताएं कि जब आर ए आर बी से बड़ा है तो अब अगर इन्हीं पॉइंट्स की, पॉइंट ए और पॉइंट बी की पोटेंशियल एनर्जी को अगर मैं डिस्कस करता हूं तो पॉइंट ए की पोटेंशियल एनर्जी ऐसे लिखी जाएगी। पोटेंशियल एनर्जीज को भी अभी छोड़ें, अभी सिर्फ इतने फ्रैक्शन को देखें, जी एम एम बाय आर ए और जी एम एम बाय आर बी। मुझे बताएं इन दोनों में से कौन सा बड़ा होगा। यस, ए वाला सर। ए वाला फ्रैक्शन ए। बड़ा होगा। यस, क्यों? क्योंकि इसका डिनोमिनेटर छोटा है इसलिए बड़ा होगा। अच्छा, मैं दोनों के साथ अगर नेगेटिव साइन लगाता हूं, जी एम एम बाय आर ए और माइनस जी एम एम बाय आर बी, अब कौन सा बड़ा होगा? आर बी वाला। आर बी वाला। क्योंकि ये आप लोगों ने 9th क्लास में चैप्टर नंबर 7 में सीख लिया था, इनइक्वालिटीज वाला जो टॉपिक था, कि जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया जाता है तो इनइक्वालिटी इन्वर्ट हो जाती है। सो हो गई इन्वर्ट। अब ये पूरे का पूरा फ्रैक्शन क्या है, फार्मूला आपके सामने है, ये है पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए। ये पूरा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी। यानी यहां से क्या क्लियर हुआ कि पॉइंट बी की पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए की पोटेंशियल एनर्जी से ज्यादा है। मतलब क्या? मतलब फिर वही कि वो जो एमजीएच फार्मूले से हमने फाइंड किया था कि जो पॉइंट ज्यादा हाइट पे है उसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा है, ये फार्मूला भी वही बता रहे देखें कि पॉइंट बी हाइट पे है यानी उसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा है तो पॉइंट बी की पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा है। इसी तरह पॉइंट ए कम हाइट पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी कम है। ठीक हो गया? यस, एनी प्रॉब्लम? नो सर, क्लियर है। ओके, तो एक मिनट जरा ठहरें। एक बात और, एक बात और, आपकी बुक में जो बात बताई है कल जिसमें मैंने एंड किया था उसे तो मैं डिस्कस करना ये भी भूल गया इस पूरे लेक्चर के दौरान। वो क्या है कि ये नेगेटिव साइन क्या बताता है, इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया था, जस्ट बताया था कि नेगेटिव साइन शोज अट्रैक्टिव फोर्स ऑफ अर्थ। बट हाउ? यानी नेगेटिव साइन से ये कैसे शो हो गया कि अर्थ की फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है? ये चीज अब मैंने एक्सप्लेन करनी है। आपके माइंड में कुछ आ रहा है कि नेगेटिव साइन से ये कैसे शो हो गया कि अर्थ की फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है? सर जो अर्थ होता है वो अपनी तरफ खींचता है ना बॉडी को, और जो हाँ, डिस्टेंस कम होता है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, वो ऊपर जा रहा है, तो मे बी इस वजह से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें, आप बिल्कुल करीब पहुंच चुकी हैं। सर वो मतलब कि जो अर्थ की अट्रैक्टिव फोर्स के ऑपोजिट गई है तो इसलिए हमने उसे नेगेटिव कह दिया। चले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी जो बच गया वो मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिखा, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करके दिखाया था, आर से मल्टीप्लाई डिवाइड करता हूँ तो ये लिखा आर स्क्वायर और ये लिखा आर। अगले स्टेप में इसको क्या लिखा था मैंने, ये पूरे का पूरा जो है ये नेगेटिव साइन मैंने ऐसे ही लगाया,
और ये पूरे का पूरा जो है ये क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ये आगे वाला आर ऐसे ही लिखा। अब जरा इसको देखिएगा, जो बात आप साहब कह रही हैं उसको मैथमेटिकली मैं यहाँ से प्रूव करने वाला हूँ। ये नेगेटिव साइन जो है क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एफ जी इंटू आर, नेगेटिव साइन को क्या ऐसे लिख सकता हूँ, कोस ऑफ 180? यस यस सर। यस सर। हाँ जी, और कोस 180 कब होता है, कि जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस डायरेक्शन में हो, यस किस डायरेक्शन में हो फोर्स ऑफ ग्रेविटी, डिस्टेंस के ऑपोजिट। ऑपोजिट। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूं कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ऑपोजिट का मैथमेटिकल साइन क्या होता है, चलें जो भी साइन होता है वर्डिंग में लिख देता हूं, एफ जी इज ऑपोजिट टू डिस्टेंस कवर्ड, टू डिस्टेंस कवर्ड। अब जरा देखें, यहां से क्लियर हो गया कि एफ जी जो है वो डिस्टेंस कवर्ड के ऑपोजिट है, और एफ जी डिस्टेंस कवर्ड के ऑपोजिट उसी वक्त होगा कि जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्टिव हो। जाहिर सी बात है, यहां से जैसे जैसे बॉडी ए से बी की तरफ मूव कर रही है, अगर बॉडी ए से बी की तरफ मूव कर रही है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने इसके ऑपोजिट होना है, तो डेफिनेटली फोर्स ऑफ ग्रेविटी डाउनवर्ड होगी ना, अर्थ के सेंटर की तरफ। तो जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी अर्थ के सेंटर की तरफ है, तो फिर अर्थ की फोर्स, अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स जाहिर सी बात है अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, जैसे आपने चार्जेस के केस में पढ़ा था कि अगर ये पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये रिपल्सिव थी ना, तो देखें फोर्स, इसकी जो फोर्स थी वो इससे अवे थी, इसी तरह इसकी फोर्स इससे अवे थी। लेकिन अगर दोनों चार्जेस ऑपोजिट थे, यानी जब इनमें अट्रैक्टिव फोर्स थी, तो अब ये क्या कर रहा था, ये उसको अट्रैक्ट कर रहा था, तो फोर्स चार्ज की तरफ थी। इसी तरह वो इसको अट्रैक्ट कर रहा था, तो फोर्स चार्ज की तरफ थी। समझ आ गई? अब यहां पे भी अगर अर्थ की जो फोर्स है वो अर्थ की तरफ है, जो कि इस मैथमेटिकल फॉर्म से प्रूव हो चुका है, तो अब अगर अर्थ की फोर्स अर्थ की तरफ है, तो यहां से प्रूव हो गया कि अर्थ की फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है, तभी तो फोर्स अर्थ की तरफ है। समझ आ गई? वरना अगर रिपल्सिव होती फिर तो अर्थ से अवे होती, जैसे ये। समझ आ गई है ना? तो ये नेगेटिव साइन ने, इस नेगेटिव साइन को यूज करके मैथमेटिकली हमने प्रूव कर दिया कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी और डिस्टेंस कवर्ड एक दूसरे के ऑपोजिट है। तो जब ऑपोजिट है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी फिर डेफिनेटली अर्थ की तरफ है, तो जब अर्थ की तरफ है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी अट्रैक्टिव फोर्स है। दैट्स ऑल। यस, एनी प्रॉब्लम नाउ? जी, कोई मसला? नो सर, क्लियर है। चलें फिर इसका ले लें स्क्रीनशॉट जल्दी से। मैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आता हूँ, एस्केप वेलोसिटी। सर डन। ओके, देखें जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्केप वेलोसिटी। अब देखें एस्केप वेलोसिटी होती क्या है। एस्केप वेलोसिटी वो इनिशियल वेलोसिटी है जो आप अगर किसी बॉडी को प्रोवाइड करें तो वो बॉडी अर्थ की सरफेस, तो वो बॉडी अर्थ की ग्रेविटी से निकल के बाहर भाग जाए। मतलब थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, चलें। ये मार्कर है, अगर मैं इसको ऊपर फेंकता हूँ वापस नीचे आ जाते हैं। अगर मैं इसको थोड़ी सी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करता हूँ तो क्या होगा, थोड़ी और हाइट पे चला जाएगा लेकिन फिर वापस आ जाएगा। और ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड करता हूँ और हाइट पे चला जाएगा लेकिन वापस आ जाएगा। ऐसे अगर मैं इसको प्रोवाइड की जाने वाली इनिशियल वेलोसिटी जो है, अगर उसका मैग्नीट्यूड बढ़ाता जाऊं तो ये पहले की निस्बत ज्यादा हाइट तक जाएगा लेकिन पलट के फिर वापस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर देखें ये अर्थ है सपोज, और ये अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है यहां तक। पहले मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की तो मार्कर यहां तक जाके वापस आया, फिर और ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की तो ये यहां तक जाके फिर वापस आ गया, क्योंकि अर्थ इसको वापस अट्रैक्ट कर लेती है। और ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की तो अब यहां तक जाके वापस आ गया, और ज्यादा प्रोवाइड की तो यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक, फिर यहां तक। अब इसके बाद यहां तक पहुंचाने के लिए जितनी वेलोसिटी मैंने प्रोवाइड की थी, अब अगर मैंने उससे भी ज्यादा वेलोसिटी प्रोवाइड की तो अब मार्कर कहां तक आ जाएगा, अब मार्कर यहां तक आ जाएगा। मतलब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा, और जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाएगा तो क्या अब वापस पलट के आ सकते हैं? नो सर, ग्रेविटी तो नहीं एक्ट कर रही Yes. होगी। जाहिर सी बात है, जब उस ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला गया, अब अर्थ की ग्रेविटी, उसके रिस्पेक्ट से अर्थ की ग्रेविटी जीरो, क्योंकि उस पर कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी। तो जब कोई ग्रेविटी एक्ट नहीं करेगी, अब वो पलट के वापस नहीं आएगा। तो इस सूरत में ये जो इनिशियल वेलोसिटी मैंने इसको प्रोवाइड की थी, ये जो मैंने इसको इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की थी, इस पॉइंट तक पहुंचाने के लिए वो वेलोसिटी जो है वो इसकी एस्केप वेलोसिटी कहलाती है। ठीक है,
मतलब कि मैंने उसको इन्फिनिटी तक पहुंचा दिया। तो फिर एस्केप वेलोसिटी को मैं ऐसे डिफाइन करूंगा कि मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड टू थ्रो एन ऑब्जेक्ट अप टू इन्फिनिटी, कि मिनिमम वेलोसिटी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं प्रोवाइड करूंगा उसको इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए, वो मिनिमम वेलोसिटी उस ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। समझ आ गई है? इसी चीज को मैं यहां पे लिख देता हूं, मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड, minimum initial velocity required, minimum initial velocity required to throw an object, to throw an object up to infinity, up to infinity, कि कम से कम वेलोसिटी जो किसी भी ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करूंगा उसको इन्फिनिटी तक पहुंचाने के लिए, वो कम से कम वेलोसिटी जो है वो उस ऑब्जेक्ट की एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। या दूसरी डेफिनेशन इसकी ऐसे भी की जा सकती है कि कम से कम वेलोसिटी इसको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप आउट करवाने के लिए, इसीलिए तो इसको एस्केप वेलोसिटी कहा जाता है, कि कम से कम वेलोसिटी जो मैं ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करूं और वो ऑब्जेक्ट अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से एस्केप आउट कर जाए, तो वो कम से कम वेलोसिटी एस्केप वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक हो गया? अच्छा, अब जब मैं किसी बॉडी को एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड करूंगा तो उस वक्त उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देखें, व्हेन 4 टाइम्स नहीं, एक मिनट, नहीं मैं उस तरह नहीं पूछ रहा, मैं फार्मूला कह रहा हूं। व्हेन एस्केप वेलोसिटी, वी वेलोसिटी ESC एस्केप, व्हेन एस्केप वेलोसिटी इज प्रोवाइडेड, तो उस सूरत में काइनेटिक एनर्जी, तो उस सूरत में काइनेटिक एनर्जी को फिर लिखा जा सकता है, काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू 1/2 MVESC स्क्वायर। ठीक है? मतलब ये कि वो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो मैंने बॉडी को प्रोवाइड की उसको अर्थ की ग्रेविटी से एस्केप आउट करवाने के लिए, उस काइनेटिक एनर्जी को फिर एस्केप काइनेटिक एनर्जी कहा जाएगा। ठीक हो गया? अब यहाँ पे इस टॉपिक में मैंने करना क्या है? इस टॉपिक में हमने करना ये है कि हमने इस एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी अर्थ के रिस्पेक्ट से ये एस्केप वेलोसिटी जो है इसकी वैल्यू क्या है वो फाइंड करनी है। लेकिन वो वैल्यू फाइंड करने के लिए पहले में फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा, एस्केप वेलोसिटी का फार्मूला ड्राइव करना पड़ेगा। जब फार्मूला ड्राइव हो जाएगा उसमें हम फिर वैल्यूज पुट करेंगे, वैल्यूज पुट करके एस्केप वेलोसिटी फाइंड कर लेंगे। ठीक है? तो अब हम फार्मूला ड्राइव करने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी के लिए। अच्छा, मुझे एक बात जरा बताइए। जी जी सर, जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था तो वो तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगी, तो सर यहाँ जहाँ आपने इनिशियल वेलोसिटी लिखी है वहाँ हम फाइनल वेलोसिटी नहीं लिखेंगे कि जो थ्रो करवाने ना, ऑब्जेक्ट रेस्ट पे क्यों था? जाहिर सी बात है, अगर ये रेस्ट पे है तो फिर तो कहीं नहीं जाने वाला, फिर तो इधर ही पड़ा रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी से मुराद कि जब मैंने इसको पुश किया ऊपर की तरफ, तो वो जो पुश करते वक्त जो वेलोसिटी मैंने प्रोवाइड की दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, उस इनिशियल वेलोसिटी की बात हो रही है। ओके सर, आई समझ? अच्छा, अब एक चीज देखिएगा जरा, मुझे ये बताएं कि जब अर्थ की सरफेस से किसी ऑब्जेक्ट को मैं, ये अर्थ की सरफेस है, यहां से अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकता हूं, कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है ऑब्जेक्ट का। ये मार्कर ही समझ लें, मार्कर को मैं ऊपर फेंकता हूं, यहां से मैंने उसको ऊपर फेंका और मार्कर उस पॉइंट तक गया, उसके बाद वापस आ गया। तो मार्कर को जब मैंने ऊपर फेंका था तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी क्या थी, मैक्सिमम या मिनिमम? जी बताएं, जब मार्कर को मैंने ऊपर फेंका तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम या मिनिमम? सर पहले इनिशियल पॉइंट पे तो मिनिमम होगी, फिर ऊपर जब जाती रहेगी मैक्सिमम तो होगी ना, मिनिमम क्यों होगी? जब मैंने उसको ऊपर फेंका, जब मैंने वेलोसिटी प्रोवाइड कर दी तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी ना। अलबत्ता पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे मिनिमम होगी। क्यों? पोटेंशियल एनर्जी इस पॉइंट पे मिनिमम होगी, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। ठीक है? इसी तरह जब फाइनल पॉइंट पे जब पहुंचेंगे तो फाइनल पॉइंट पे इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? मिनिमम हो जाएगी, यानी 0 हो जाएगी। अलबत्ता अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक हो गया? और अगर पोटेंशियल एनर्जी चले, हम पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस की बात कर लेते हैं। मिनिमम यहाँ से मैं खत्म करके 0 ही लिख देता हूँ ताकि समझना थोड़ा सा आसान हो जाए। ठीक हो गया?
अब यहां से क्या चीज क्लियर हुई, यहां से ये चीज क्लियर हुई कि जितना काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया वो सारे का सारा चेंज किस में कन्वर्ट हो गया, और सारे का सारा चेंज पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। यानी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल है ये इस केस में। क्या ख्याल है, ऐसा है या नहीं है? हाँ जी बोल दें। Yes, sir. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आपस में इक्वल हैं। अब यही कॉन्सेप्ट मैं यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ इस केस में। यहां से मैंने ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, इन्फिनिटी तक मैंने उसको थ्रो कर दिया, यानी वेलोसिटी जो मैंने प्रोवाइड की, एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड की, और उसी एस्केप वेलोसिटी को मैं मेजर करने जा रहा हूँ। तो वंस अगेन इस केस में भी मैं कह सकता हूं कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड। ठीक है, यही चीज मैं लिखता हूं फॉर एस्केप वेलोसिटी, फॉर एस्केप वेलोसिटी, देखें, change in kinetic energy magnitude will be equal to change in potential energy magnitude। मैग्नीट्यूड का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज भी आती हैं, तो हम सिर्फ मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ चेंज को डिस्कस कर रहे हैं कि कितनी चेंज प्रोड्यूस हुई। चेंज के साइन को डिस्कस नहीं कर रहे कि नेगेटिव चेंज प्रोड्यूस हुआ या पॉजिटिव चेंज प्रोड्यूस हुआ, नो, सिर्फ किस मैग्नीट्यूड का चेंज प्रोड्यूस हुआ उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो नेगेटिव साइन आएगा ये मैग्नीट्यूड उस नेगेटिव साइन को क्या करेगा, रिमूव कर देगा, पढ़ा हुआ है अपने मैथ में। अब देखें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड क्या लिखा जाएगा, इसको जाहिर सी बात है फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, मैग्नीट्यूड एज इट इज। इसी तरह फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। कोई मसला यहां तक क्लियर है ना? Yes, sir. मुश्किल बातें Clear तो है. नहीं हो रही? अच्छा, अब देखें हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं। देखें फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, हम क्योंकि एस्केप वेलोसिटी फाइंड कर रहे हैं और एस्केप वेलोसिटी को हम डिफाइन कर चुके हैं कि कम से कम वेलोसिटी प्रोवाइड की जाए तो बॉडी कहां पे चली जाए, बॉडी इन्फिनिटी पे चली जाए। तो भाई जब बॉडी इन्फिनिटी पे चली जाएगी, बॉडी जब इन्फिनिटी पे चली जाएगी तो इन्फिनिटी पे जाके जाहिर सी बात है जैसे इस केस में जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जा रही थी उसकी वेलोसिटी कम होती चली जा रही थी, तो यहां भी तो जैसे जैसे ऊपर जाएगी उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। करते 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 जब इन्फिनिटी पे पहुंचेगी तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों जीरो? क्योंकि हमने कहा यही है कि मिनिमम इनिशियल वेलोसिटी रिक्वायर्ड। तो जब हम उसको एस्केप आउट करवाने के लिए मिनिमम वेलोसिटी प्रोवाइड करेंगे तो वो वेलोसिटी जैसे जैसे ऊपर जा रहे वेलोसिटी कम होती चली जा रही है, तो इन्फिनिटी पे जाके एग्जैक्टली जैसे ही अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलेगा साथ ही उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इन्फिनिटी पे जब वेलोसिटी जीरो हुई तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हुई जीरो, इसलिए के एफ की जगह मैंने लिख दिया जीरो, आगे माइनस का साइन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, तो देखें स्टार्ट में तो हमने कहा था कि हम बॉडी को एस्केप आउट करवाना चाह रहे हैं, तो जब एस्केप आउट करवाना चाह रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी प्रोवाइड करेंगे, इतनी काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी की जगह मैंने लिख दिया 1/2 mv एस्केप स्क्वायर। ठीक हो गया, आगे इक्वालिटी साइन नाउ, और यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी, सॉरी मैग्नीट्यूड को यहाँ पे भूलना नहीं है, मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज इक्वल टू, इसको अब मैं नीचे लिख रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो चीज भी अभी मैं मिटाना नहीं चाहता। चलें इधर इसको मैं लिख देता हूँ और फिर मिटा देता हूँ कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इधर था, इधर ही लिख देते हैं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लें जी, अब वहां से मैं मिटा देता हूँ उसको। अच्छा जी, अब दूसरी साइड पे पोटेंशियल एनर्जी की भी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। तो देखें जी पोटेंशियल एनर्जीज के लिए वंस अगेन फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जब इन्फिनिटी पे पहुंच जाएगा तो कितनी हो जाएगी पोटेंशियल एनर्जी, जरा बताएं मुझे। जीरो. जीरो, तो ये मैंने लिख दी फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो, आगे नेगेटिव साइन, ये वाला नेगेटिव। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, अर्थ की सरफेस से उसके ऊपर फेंका गया तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जी बताएं। -GMM. बिल्कुल by ठीक है, R. वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है, -GMM डिवाइडेड बाय आर, ये होगी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? क्योंकि अभी अभी तो थोड़ी देर पहले हमने फार्मूला पढ़ा था
कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट की पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, -GMM डिवाइडेड बाय R ये होती है। सो वो वैल्यू पुट कर दी, जबकि ये पूरे का पूरा मॉड आ गया एज इट इज। अब ये क्या होगा, ये मॉड क्या करता है, हमें पता है नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है, इसीलिए हमने लगाया था। तो ये लिखा 1/2 v एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और बाकी बचेगी पॉजिटिव वैल्यू। पॉजिटिव वैल्यू का मोड है दोबारा पॉजिटिव वैल्यू आती है, लिहाजा मोड को रिमूव कर देते हैं, तो बाकी क्या, GMM डिवाइडेड बाय R। ठीक हो गया। अब जो जो कटिंग्स हो रही हैं वो कटिंग्स कर लेते हैं। तो देखें जरा, ये दोनों मैसेज तो हो गई कैंसिल, बाकी क्या बचा, बाकी बचा v एस्केप स्क्वायर इज इक्वल टू 2GM डिवाइडेड बाय R, और यहां से v एस्केप इज इक्वल टू 2GM डिवाइडेड बाय R इनसाइड द स्क्वायर रूट। मजीद अभी सिंप्लीफिकेशन होगी। जरा देखिए, हमें पता है कि जो बॉडी का वेट होता है, वो किसी भी बॉडी का जो वेट होता है वो उस बॉडी पे एक्ट करने वाली फोर्स ऑफ ग्रेविटी के इक्वल होता है। तो लिहाजा बॉडी के वेट को न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के मुताबिक मैं लिख सकता हूं GMM बाय R स्क्वायर। क्या ख्याल है? और वेट की जगह फिर मैं लिख देता हूं mg। अब यहां से दोनों mm कैंसिल हो जाएंगे और ये क्या बनेगा, ये बनेगा GR स्क्वायर इज इक्वल टू GM। आगे समझिए बात। अब यही GM की वैल्यू मैं वहां से पुट करने वाला हूं, तो जब पुट करूंगा तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा 2 इंटू GR स्क्वायर डिवाइडेड बाय R इनसाइड द स्क्वायर रूट, और कैंसिलेशन होगी तो बनेगा 2GR इनसाइड द स्क्वायर रूट। ये आ गया एस्केप वेलोसिटी का फाइनल फार्मूला। अच्छा, अब इस फार्मूला को देख के जरा मुझे बताइएगा कि अगर मैं ऑब्जेक्ट का मैस बढ़ा देता हूं, चलें ऑब्जेक्ट के मैस को छोड़ें, ये आपके सामने एक डस्टर है, एक मार्कर है, डेफिनेटली डस्टर का मैस ज्यादा है, तो मुझे बताएं किसको ज्यादा एस्केप वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, किसकी एस्केप वेलोसिटी ज्यादा होगी, मार्कर की या डस्टर की? जी, एस्केप वेलोसिटी मार्कर की ज्यादा है डस्टर की? सर सेम होगी। क्यों? मैथ्स तो मार्कर का ज्यादा है। सर इधर फॉर्मूला में नहीं है ना। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है कि जो फार्मूला है एस्केप वेलोसिटी का, इसमें तो मैथ्स का कहीं जिक्र ही नहीं है, इसमें तो मैथ्स का जिक्र ही नहीं है। इसका मतलब है एस्केप वेलोसिटी मैथ्स पे डिपेंड ही नहीं करती। ठीक हो गया। ये डिपेंड करती है किस पे, जी की वैल्यू पे, और आर क्या होता है कि डिस्टेंस उस ऑब्जेक्ट का, कि जितने डिस्टेंस से उस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कितना है। अगर उस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस कम होगा, मतलब कि वो अर्थ के सेंटर के ज्यादा करीब होगा, तो ज्यादा एस्केप वेलोसिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। अगर उसका अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी अर्थ के सेंटर से जब वो दूर होगा, आर की वैल्यू बढ़ जाएगी। ठीक है, और जब आर की वैल्यू बढ़ जाएगी तो उसी हिसाब से एस्केप वेलोसिटी। अच्छा, अब यहां से देखिएगा जरा, कैलकुलेशन अब मैं कर दूं क्योंकि टाइम खत्म होने वाला है मीटिंग का, तो यहां से जल्दी जल्दी मैं आपको कैलकुलेट करके बता देता हूं एस्केप वेलोसिटी की वैल्यू। ये बना 2, जी की जगह क्या पुट किया 9.8 मल्टीप्लाई आर की जगह आर की वैल्यू। अब एस्केप वेलोसिटी को हमने डिफाइन क्या किया था, अर्थ की सरफेस से अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी तक भेजना है, अर्थ की सरफेस से जब हमने उसको इन्फिनिटी तक भेजना है, तो ये स्मॉल आर जो है ये अर्थ के रेडियस के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जब अर्थ की सरफेस के ऊपर पड़ी है तो ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो अर्थ के रेडियस की तो इक्वल होगा। इसलिए यहाँ पे आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 6.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और जब कैलकुलेशंस करेंगे ये आप खुद ही डायरेक्टली कर लीजिएगा, ये बनेगा 11.2 किलोमीटर्स। पहले जाएगा 11.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 मीटर्स, 10 की पावर 3 को लिखेंगे किलो तो बना 11.2 किलोमीटर।